हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी की आपके इंडियन ज्योग्राफी की पूरी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। कुछ मिसलेनियस टॉपिक बच गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जनरली वो ठीक से कवर नहीं हो पाते और बच्चे उसमें गलतियां करके आते हैं। तो 8 क्लास में आपकी इंडियन ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जो कुछ बचे खुचे टॉपिक्स हैं उसको आज आपके सामने लाया जा रहा है। कुछ और जो बचे खुचे टॉपिक्स हैं वो जब ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, अगर क्लास समय मिला तो वो आपके सामने ले आया जाएगा। कल से आपके सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप जो है वो मेनली स्टार्ट हो जाएगा और उसके थ्रू आपकी पूरी हर चीज़ कवर की जाएगी। पॉलिटी की क्लास आपकी पूरी कर चुके हैं प्रियांशु सर, और उन्होंने जितने अच्छे से किया है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 10-11 क्लासेस में उन्होंने पूरी पॉलिटिक कवर कर दी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उनकी क्लासेस पहले करते आए हैं उनको बताने की ज़रूरत है नहीं, वो तो उनके फ़ैन हैं ही। जो पहली बार देख रहे हैं इस चीज़ को या जिन्होंने उनकी क्लास नहीं की है अभी तक, वो ज़रूर करें। इतने कम समय में आपके पॉलिटी के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं और इतने अच्छे से वो पढ़ाएंगे। उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि आपको बहुत पसंद आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं और क्या क्या गलतियां करते हैं बच्चे, उस चीज़ को स्पेशली बताते हैं। बहुत बच्चों की डिमांड थी सर कि करेंट अफेयर नहीं हो रहा हमारा, करेंट अफेयर अब एग्ज़ाम भी आ रहे हैं अलग अलग। यूके पीसीएस है, बिहार पीसीएस भी जल्दी है और यूपी तो है ही अपना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें करंट चाहिए क्योंकि करंट तो किसी भी एग्ज़ाम का बैकबोन है आज के डेट में। तो उसके लिए हम रवि सर को आपके सामने ला रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली परसों से वो आ जाएंगे और बहुत ही तरीके से, बहुत ही सही समय में, उचित समय में आपकी पूरी करंट करवाएंगे, जो कि सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाएगी। इन बिटवीन जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट होगी या कोई स्लॉट खाली होगा, उस समय आपकी हिस्ट्री की क्लास रेगुलर चलती रहेगी आनंद सर के द्वारा। आनंद सर की आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें उन्होंने अपने 17 एग्जाम जो उन्होंने निकाले हैं उसके बारे में और बच्चे जहाँ फेल करते हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तो और उसके बाद में साइंस का पोर्शन जो आज के डेट में किसी भी एग्जाम में मैं देख रहा हूँ कि सबसे आसानी से नंबर वहीं स्कोर किए जा सकते हैं जहाँ गलतियाँ नहीं होती हैं। सिलेबस भी छोटा होता है, बहुत कुछ हमने बचपन में जो पढ़ा है वो हमें याद भी है, बस एक बार रिवाइज करने की ज़रूरत है। कोई सही से रिवाइज नहीं करवा पा रहा है सही से, तो श्रीकांत सर आपके सामने आएंगे जो पूरी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी रिक्वायर्ड पार्ट है वो आपको बहुत ही तरीके से करवाएंगे। तो वो भी जल्दी ही आएंगे आपके सामने में। एक बड़ी टीम लेके आए प्रियांशु सर इस बार आप लोगों के सामने में। तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है। अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं तो आप शेयर करें, अलग अलग ग्रुप में शेयर करें। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो कल को आप छोड़ के चले जाना। लेकिन इतनी बड़ी टीम है, इतने सेलेक्टेड लोग हैं, सबका एक्सपीरियंस है, मेरे बारे में आप जान ही रहे हो और भी बाकी सारे लोगों के बारे में आपने धीरे धीरे आपको इंट्रोडक्शन मिल ही चुका है। तो इतनी बड़ी टीम लेके आए तो आप लोग भी उस हिसाब से अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। एक अच्छी मुहिम है। कल से आपकी टेस्ट सीरीज भी चालू है। कल ओपन टेस्ट है, ओपन टेस्ट जरूर दें। आपको लगेगा कि इतना अच्छा टेस्ट सीरीज मार्केट में नहीं उपलब्ध है। इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कोई बैठ के फ्रेम कर रहा है, एकदम एट पार है एग्ज़ाम के। तो ये आपके लिए बहुत ही, जो अपनी गलतियां आप एग्ज़ाम में जाके करते हो उसको सुधारने का आपको सही मौका मिल जाएगा। और चलो ठीक है, ज़्यादा बातें बनानी आती नहीं है मुझे। अब मैं अपना स्टार्ट करता हूँ लेक्चर आज का, और वो है जो मिसलेनियस टॉपिक हैं इंडियन ज्योग्राफी के स्पेशली वो चीज़ें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपके सामने में आ रहा है समुद्र में अधिकार, अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। ठीक है, तो समुद्र में जो, जैसे कि समुद्र होता है हर देश के पास में, जिसके पास में भी समुद्र की से सीमा लगती है, बहुत अधिकतर देशों की, ज़्यादा देशों की लगती है विश्व में। तो भारत की आपने देखा है लगभग 7500 किलोमीटर का लंबा हमारा समुद्र के साथ में बाउंड्री है। अगर हम अपने द्वीपों को भी मिला दें, अगर द्वीपों को हम हटाकर भी अपनी कोस्ट लाइन नाम मापते हैं तो वो भी 6100 किलोमीटर के आसपास है, यह कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हमेशा साउथ चाइना सी के बारे में सुनते रहते होंगे कि वहाँ किसी न किसी प्रकार का समुद्र में अधिकार को लेकर विवाद चलता रहता है। तो इसके पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज आपको बताया जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक किस कंट्री का अधिकार होता है और कहाँ से कहाँ तक वो कुछ नहीं कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं या लिमिटेड अधिकार होता है। ठीक है, और ये जो नियम है UNCLOS उसने बनाया है, जो पूरे देश को मान्य है, भारत उसको मानता है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में आगे
बातें करेंगे। सबसे पहले जो आपको देखने लायक चीज है वो है बेसलाइन, आधार रेखा। ठीक है, ये जो बेस लाइन है ये वो लाइन है, जैसे आप कभी भी समुद्र किनारे अगर गए होंगे या फिर आपने मूवीज में या कहीं भी देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, मोबाइल में देखा होगा, तो समुद्र की जो लहरें चलती हैं तो वो ऊपर नीचे होती रहती हैं थोड़ा बहुत। तो उसमें जो नीचे वाली लहर जहां तक जाती है आम रूप से, उस लहर सॉरी उस लहर की जो नीचे वाली है लो लाइन है, उसको बेस लाइन माना जाता है कहीं पे भी। ठीक है, वो बेस लाइन हो गया। जैसे कि ये समुद्र की का लहर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक भी जा रहा है, तो ये नहीं होगा। ये अगर यहाँ पे खत्म हो रहा है, लहरें आ रही हैं और यहाँ तक खत्म हो जा रही है, तो ये इसका बेस लाइन हो गया। ठीक है, तो बेस लाइन आप समझ गए, वहां से नाप चालू होगा कि वहां से किसका क्या है नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर ये अगर देश है, ये अगर जमीन है, तो ये तो इसका होगा ही होगा, इसमें तो कहने की कोई बात है ही नहीं। तो उसके अंदर में कोई झील है या कोई नदी आके लग रही हो या कुछ भी हो रहा है, तो वो आंतरिक जल कहलाता है। ठीक है, उसको इंटरनल वाटर कहते हैं। उस पर किसी प्रकार की कोई बात होनी ही नहीं है, उस पर किसी कानून की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो तो जमीन का ही हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद में 12 नॉटिकल माइल। ये एनम क्या है, नॉटिकल माइल क्या है? आपने नॉर्मल माइल सुना होगा, ये ज्योग्राफी में बार बार नॉटिकल माइल की बात क्यों करते हैं, ये समुद्र में जब जाते हैं तो नॉटिकल माइल की बात क्यों करते हैं? ठीक है, तो नॉर्मल जो माइल बना है उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक आधार नहीं है, कुछ लोगों ने अपना मापा होगा, उसके हिसाब से माप दिया होगा। लेकिन जब नॉटिकल माइल बनाने की बात आई तो उन्होंने क्या किया, धरती को जब अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है, आप जानते हैं कि धरती को अक्षांश और देशांतर में बांटा गया है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कई क्लासेस में, और ये पहले क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया था। तो इधर 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। ठीक है, और 1 डिग्री जो लैटिट्यूड या अक्षांश में अंतर होता है, 1 डिग्री है ना, उसमें 60 मिनट होते हैं। मिनट और डिग्री में बांटा जाता है ना इनको, तो जो 60 मिनट होते हैं, तो वो जो 60 मिनट होते हैं 1 डिग्री में, उसमें जो 1 मिनट है, 1 मिनट में जो दूरी तय होती होगी इसके बीच में, है ना, तो ये अगर मान लेते हैं कि 0 डिग्री है और इसके बीच में ये 1 डिग्री है, इसके बीच में 60 टुकड़े करेंगे छोटे छोटे, 60 मिनट बनाएंगे, तो वो जो 60 मिनट का 1 मिनट होगा वो 1 नॉटिकल माइल के बराबर होता है। ठीक है, ये जो नॉर्मल माइल है, जो आप 1 मील बोलते हैं, उससे लगभग 1.15 गुना बड़ा होता है। ठीक है, 1.15 बड़ा होता है, तो ये उससे ज़्यादा बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर या 1.82 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, मतलब 2 किलोमीटर से कुछ कम होता है ये, तो ये नॉर्मल माइल से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये 12 माइल तक जो है, 12 नॉटिकल माइल तक, ये टेरिटोरियल सी बोलते हैं इसको, प्रादेशिक समुद्र। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया 12 किलोमीटर तक, वो समुद्र उसी का हिस्सा माना जाता है, उसी देश का। वहाँ उसी देश का कानून चलेगा, वो देश अपने हिसाब से जो भी काम करना चाहता है वहाँ पे कर सकता है। वहाँ की मिट्टी, वहाँ के समुद्र के निचले हिस्से, इन हिस्सों पे और आसमान में, तो सब जगह उसी का अधिकार होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसको बोलते हैं नेशनल एयर स्पेस। ठीक है, मतलब ये नेशनल एयर स्पेस जो यहाँ पे खत्म होना चाहिए था वो यहाँ नहीं, ये यहाँ तक काम करेगा, अगले 12 किलोमीटर तक भी वो नेशनल एयर स्पेस रहेगा। ठीक है, अब ये 12 नॉटिकल माइल के बाद में, ये 12 नॉटिकल माइल के बाद में ये 12 नॉटिकल माइल और यहाँ के बाद है, मतलब यहाँ से 24 हो जाएगा टोटल, है ना, यहां से 12। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल है, ये इसको बोलते हैं सन्निहित क्षेत्र, कंटिग्यूअस जोन। ठीक है, जहां पे आपको लगभग सारे अधिकार हैं, वहां कोई दूसरे देश का नाव नहीं आ सकता, जहाज नहीं आ सकता, वहां पे कोई घुसपैठ करने की कोशिश नहीं कर सकता, यहाँ पे जो भी जमीन के नीचे है यहाँ पे आपका है, सब कुछ आप ही का है इसके ऊपर में। लेकिन ये जो एयर स्पेस है आपका, वो आपका नहीं है। ठीक है, ये इंटरनेशनल एयर स्पेस हो जाएगा। यहाँ कोई भी जहाज को अगर जाना हो, किसी भी हवाई जहाज को अगर जाना है, तो वो आपसे इजाजत नहीं मांगेगा, किसी भी देश का दूसरे देश का जहाज जाना होगा। ठीक है, तो ये उस हिसाब से यहाँ पे कुछ चीजें कम कर दी गई हैं, उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र को कम करना है। ठीक है, उसके बाद है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन,
है ना। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो हमारे जो चैप्टर का नाम रखा गया है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यही नाम है ना चैप्टर का। तो ये जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ये बेस लाइन से 200 किलोमीटर है। इस बात में किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, है ना। बेस लाइन से 200 माइल, ये यहां से नहीं है जहां पहले 12 था फिर 12 था, पहले ये 12 था ना उसके बाद में 12 हुआ था, नहीं, ये यहां से 200 है, ठीक है। यहां तक में आप क्या कहते हैं समुद्र के तलहटी से जाके बना सकते हैं, उसके अंदर से खनिज को निकाल सकते हैं, सौर ऊर्जा और भी अनेक तरह के तरंग लहरों से जो ऊर्जा होती है, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ चीज़ों के अधिकार सिर्फ आप ही को हैं, मछली, मत्स्य और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें, वहाँ इन इलाकों का आप डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इन तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, कोई दूसरे देश वाला आके यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हो, उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ऑथोरिटी नहीं दिखा सकते, सॉवरेनिटी नहीं दिखा सकते, आप नहीं बोल सकते कि दूसरे देश का कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, वो भी आएगा, आप भी आ सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उसको यूटिलाइज करने का अधिकार वो आपका है, ठीक है। उसके बाद में इसके बाद का जो भी इलाका है ये हाई सी अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ उतना ही आपका अधिकार है जितना किसी भी दूसरे देश का, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई किसी खास का अधिकार नहीं रह जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र जो है वो 12 नॉटिकल माइल के बाद ही स्टार्ट हो गया था, आपने देख लिया था। तो मेरे ख्याल से अब इसके बाद से आपको इस टॉपिक में कभी किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट है, सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, और कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको बहुत ही आराम से आंसर कर पाएंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभी समय UNCLOS यूनक्लोज, ठीक है। तो इसको भारत मानता है, ये कानून जो बनाया गया है वो मानता है। अब देखो होता क्या है, विवाद क्यों होता है अक्सर। अब यहाँ तक तो आपका ये बेस लाइन हो गया है ना। लोग क्या करते हैं, चाइना क्या कर रहा है, वो बीच में कहीं भी एक द्वीप बना देगा, इस जगह पे एक द्वीप बना दिया। अब यहां से अगर इसने एक द्वीप बना दिया तो यहां से फिर 12 किलोमीटर, फिर उसका अगला 12 किलोमीटर, और उसका अगला 200 किलोमीटर मैं बोल रहा हूं, उसका मतलब नॉटिकल माइल लेना आप हमेशा, ठीक है, आप किलोमीटर पे मत जाना। तो यहां से 12 नॉटिकल माइल, यहां से 12 नॉटिकल माइल, अगर इसने एक और यहां से अगली बार बढ़ा के एक यहां पे बना दिया तो ये और बढ़ जाएगा, और ऐसे ऐसे करके अगर आप मतलब बनाते जाते हैं तो ये तो यूएनक्लोज का जो नियम है उसको गलत ठहराना हो गया ना, आप तो गलत कर रहे हैं उसके साथ में। तो इस तरह के विवाद कई बार आते हैं कि उसने आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिए हैं और अपने यूएनक्लोज के नियम का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये भारत के बारे में नहीं है, ये हर देश के बारे में, ठीक है। प्रादेशिक समुद्र आधार 12 समुद्री मील की दूरी तक फैला हुआ है, ठीक है, हर देश का यही होता है। भूमि के भाग और आधार रेखा के बीच के समुद्री जल को आंतरिक जल कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमने देख लिया है, ठीक है। जो मतलब उसके पहले 12 किलोमीटर तक में फिर वो आगे अपना अधिकार क्षेत्र आ गया, ठीक है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न मंडल या कंटिग्यूअस जोन जो है वो 12 के बाद दूरी 24 नॉटिकल माइल तक है, 12 प्लस का 12 जो है वो वाला 12, ठीक है, वहां तक वो आ जाता है। जहां पे अप्रवासी कानून आपका है, पर्यावरण स्वच्छता पे, ये नहीं कि कोई आके अपने देश का वहां पे कचरा जो है 50 तरह के कचरे हो सकते हैं, क्या कहते हैं कंप्यूटर रिलेटेड जो आजकल हजारियस कचरे हो गए हैं, यूरेनियम के कचरे हो गए हैं, या प्लास्टिक के कचरे हो गए, जो भी चीज़ें हो गई हैं, और या किसी भी प्रकार का कचरा है वो वहाँ के वो जमा कर रहा है, ठीक है, डिस्पोज करने की कोशिश कर रहा है, तो वो आप करने से उसको रोक सकते हैं, आपको अधिकार है। जो अगले 24 है जो कंटिन्यूअस जोन था, ठीक है, कंटिन्यूअस जोन, सीमा शुल्क की वसूली के वित्तीय अधिकार आपको है और राजकोषीय अधिकार भी प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद EEZ हो गया जो 0 से लेकर 200 समुद्री मील तक है। आगे इस क्षेत्र में भारत या किसी भी देश के पास वैज्ञानिक अनुसंधान करने, वहाँ रिसर्च कर सकते हैं, नए द्वीपों के निर्माण और इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का विशेष अधिकार है, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये आप देख रहे हैं, इससे बहुत प्रश्न आते हैं और अक्सर गलती करते हैं
तो इसमें आपको रटने की ज़रूरत होगी। मैं आपको एक बार जितने भी द्वीप ये झीलें हैं हमारे, वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल का जो नया ट्रेंड है वो पुराने चीज़ों को नहीं पूछते। जो पुराने 15-20 इंपॉर्टेंट हमारे झीलें हैं उसको मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, 2-2 3-3 लाइन में। उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट है वो भी बता दूंगा, ताकि उससे अगर कुछ पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें। लेकिन इन केस वो, जैसा कि यूपीपीसीएस ने, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, वो एक छोटे छोटे झीलों को उठा के ला रहा है कहीं से भी, है ना। तो आपको फिर किस राज्य में कौन से झील है इसको भी ठीक से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने ये एक मैप दिया हुआ है, इंडिया का मैप है, जिसमें कौन से राज्य में कौन सा झील है। इसमें बहुत सारे झीलों को कवर किया गया है, लेकिन बहुत सारे झील इसमें नहीं भी है। तो मैंने राज्यवार भी एक क्रम बना दिया है आपके सामने में। इस मैप को भी आप अच्छे से देखें, है ना। और उसके बाद में जो आपके झीलों की जो इम्पोर्टेंट झील है, जो महत्वपूर्ण झील है, उसको मैं अभी आपके सामने एक एक 2-2 लाइन में एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं, कश्मीर की झील है वलर लेक। वलर लेक जिसको कश्मीर के लोग बोलते हैं, हम लोग वुलर लेक बोल देते हैं सिंपली, है ना। इसी नदी में आप जानते हैं कि कश्मीर की फेमस नदी कौन सी है, झेलम। झेलम इसी में जाती है और बहुत दूर तक इसके अंदर विलीन हो जाती है, फिर दूसरे सिरे से जाके झेलम वापस निकलती है, श्रीनगर से थोड़ा सा आगे जाके, है ना। ये बहुत बड़ी झील है और बल्कि से क्या कहते हैं, ताजे झील की सबसे बड़ी झील है। इसके अंदर आप जब वहाँ जाओगे, बहुत ही सुंदर जगह है। मैं इस पर रहा हुआ हूँ, 1.5-2 महीने मैं इसके किनारे रहा था जब मैं कश्मीर में पोस्टेड था। तो वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, बहुत ही सुंदर जगह, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में ये है, ठीक है। कश्मीर जो वैली है उसका ये मतलब हार्टलैंड कह सकते हो, मतलब इसकी वजह से ही बहुत वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं उसका बहुत बड़ा कारण ये है। जो वहाँ खूबसूरती है, जो पानी का जो वहाँ पे, और जो ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट हुआ है कश्मीर का, उसमें वलर लेक का बहुत बड़ा योगदान है। तो कश्मीर में स्थित है, ताजे जल की झील है, सबसे बड़ी झील है ताजे जल की, ठीक है। लगभग 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी है एक साइड में, और वैसे ही चौड़ाई भी है लगभग, ठीक है। झेलम नदी पे, ठीक है, और गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील आप जानते होंगे कि नदी अगर ऐसे जा रही है ना, कल को ये क्या करेगी, ये यहां से रास्ता बना लेगी। तो ये जो नदी, ये जो झील था, ये सूख जाएगा, ये अलग हो जाएगा। मतलब ये गाय होता है ना, गौ के खुर उसके जो नीचे के पैर के होते हैं, है ना, खुर बोलते हैं ना उसको। तो वो खुर के स्टाइल का होगा, खुर की तरह का होगा, इसलिए इसको गोखुर बोला जाता है, ठीक है। तो गोखुर झील का निर्माण करती है। डल झील जो है ये हिमानी निर्मित है और श्रीनगर में ताजे जल की झील है। आप अक्सर देखते होंगे टीवी में बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं डल झील के ऊपर में। डल झील जो ठंड का मौसम है, अभी जैसे 1 महीने पहले, या अभी भी जमा हुआ होगा बहुत हद तक, अब तो पिघलना चालू हो गया, तो उस पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, इतना वो उसके ऊपर में आइस की इतनी मोटी परत बन जाती है, ठीक है। बहुत खूबसूरत है। जो भी कश्मीर जाता है, श्रीनगर जाता है, वो डल झील जरूर घूमता है। और पुराने जितने मूवीज़ कश्मीर से रिलेटेड थे उसमें वो ज़रूर दिखाया जाता था। उनका एक स्पेशल टाइप का नाव होता था, उस नाव पे बैठ के जाते हैं। वहाँ पे सब्जी की मंडी लगती है उनकी, हर तरह की सेलिंग जो है वो झील में नाव पे बैठ बैठ के आपस में जाके खरीदते हैं। सांभर झील, अब हम आ गए राजस्थान, ठीक है। सांभर झील जो है राजस्थान के जयपुर से 60 किलोमीटर दूर है। भारत का अंतःस्थलीय सबसे बड़ा खारे पानी का झील है ये, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, और इसको बोलते हैं कि जो टेथिस सी बचा हुआ रह गया था भारत का, भारत जो है जहाँ पे आज बना हुआ है ये वाला अपना इलाका, है ना, ये पूरा का पूरा और इससे भी बड़ा, तो वो टेथिस सी हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। तो जब भारतीय प्लेट वो जब जाकर टकराई यूरेशिया की प्लेट में, तो उसके बीच में जो समुद्र था वो टेथिस सी हुआ करता था। तो उसके जो कुछ रेमिनेंट बच गए हैं, कुछ टुकड़े बच गए हैं, वही सांभर झील का भी मतलब वो उदाहरण है। और इसी की वजह से ये नमकीन झील है। नमकीन झील होने का एक और कारण है कि ये जहाँ पे है वहाँ बारिश बहुत कम होती है ना।
बाकी जगह की जो नदियां हैं वो कई नदियां इसमें आके मिल जाती हैं, और यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो पानी जो धीरे धीरे सूखता रहता है, तो जो नदियां अपने साथ में मिनरल्स लाती हैं वो कॉन्सनट्रेट होती जाती हैं। जब वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट होंगी तो उसकी वजह से वो क्या कहते हैं नमकीन होती है। लेकिन इसका ज़्यादा बड़ा कारण जो टेथिस सी वाला है। ठीक है, समझ में आ गया, याद रहेगा। ढेबर झील, ढेबर झील राजस्थान के उदयपुर में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम, ये शब्द याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ देगा इनमें से कौन कृत्रिम है और कौन नहीं है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, खारे जल की झील, कृत्रिम खारे जल की झील। ठीक है, वो बनाई हुई झील है, जितनी भी झीलें बनी है उस नमकीन मतलब मीठे जल की ज्यादा होती है, और ये खारे जल की झील है जो कृत्रिम बनाई गई है। नमक हेतु को उत्पादन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था। ठीक है, अब आपके सामने में है लोकटक लेक। ठीक है, लोकटक लेक एक मैप भी है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे वो क्या चीज़ का है। तो मणिपुर में है ये, और ये भी बहुत ही खूबसूरत जगह है, चारों तरफ पहाड़ियाँ से बीच में घिरी हुई, मीठे जल का पानी है। इस पे एक जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया गया है, और इसके ऊपर में मैं देखो इसमें फोटो डालना था मुझे, बड़े अच्छी सी मतलब वो जैसे ये झील आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे गोल गोल एकदम हरे घास जम जाते हैं, ऐसे ऐसे एक द्वीप बन जाएगा घास जम जम के। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे बने होंगे, आप गूगल करना आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वो जो जमता है उसको फुमडी बोलते हैं, फुमडी फुंडी। ठीक है, तैरती द्वीपीय झील है। तो यहाँ पे जो घासें होती हैं इसको खाने के लिए संगाई हिरन आता है। ठीक है, जो यहीं का इंडिजिनस यही का है, यही पाया जाता है, और ये इस पे जो ये झील गोल गोल बन गए हैं उसको खाने के लिए आता है। और कैबुल लामजो नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान वो यहीं पे है। ठीक है, वो यहीं पाया जाता है। तो लोकटक के बारे में आपको इनफ जानकारी होगी, ये मैंने पहले भी 1-2 क्लासेस में बताया हुआ है। लोकटक, चिल्का नदी। ठीक है, तो चिल्का नदी जो है उड़ीसा में स्थित है, और कुछ ऐसा टाइप का शेप है इसका। ठीक है, और उसको लगून बोलते हैं। लगून क्या होता है पहले आपको समझना जरूरी है। ये लगून क्या होता है, ये झील जो है और ये समुद्र है, समुद्र और ये झील है ना, आप देख रहे हो ये बीच में थोड़ा सा मतलब एक पतला सा यहाँ लाइन उभर गया, लेकिन पानी से कनेक्टेड है कहीं कहीं थोड़ा बहुत। तो ये जो थोड़ा बहुत कनेक्शन है इसका, जिसकी वजह से पानी आता है और जाता है, इसी को लगून बोलते हैं। ये उथला होता है, समुद्र की तरह गहरा नहीं होता है, एक बैरियर बीच में होगा, पानी आता जाता रहेगा, मतलब कनेक्टेड भी है डिस्कनेक्टेड भी है। ठीक है, तो ये लगून हो गया। ये समुद्र के पास में होंगे लगून, ऐसा नहीं कि आप इसको क्या कहते हैं बिहार और यूपी में और पंजाब में लगा। लगून हमेशा समुद्र किनारे होंगे, क्योंकि वो समुद्र के किनारे की झील है। तो चिल्का झील जो है वो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, झींगा मछली के उत्पादन के लिए इलाका प्रसिद्ध है। वर्ल्ड भी बहुत दुनिया के अलग अलग जगहों से बहुत सारे पक्षी आते हैं यहाँ पे। कोलेरो झील जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य में स्थित है, और ये ताजे जल की झील है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के पास में ताजे जल की झील है ना, क्योंकि ये ध्यान रखने की बात है, समुद्र किनारे कृष्णा गोदावरी डेल्टा पे है तो समुद्र किनारे होगा, लेकिन ये समुद्र किनारे होते हुए भी ताजे जल की झील है। और यहाँ पे ये दलदली इलाका है, डेल्टा का इलाका है, डेल्टाई इलाका है, दलदली इलाका है। ठीक है, तो ये बात याद रख सकते हैं आप। पुल्लिकट जो है, पुल्लिकट का नाम लेते एक साथ में आपको श्रीहरिकोटा का नाम याद आ जाता होगा, जो क्या कहते हैं भारत में अपने लॉन्च के लिए जाना जाता है, अपने इसरो के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसका अधिकतर हिस्सा आंध्र प्रदेश में है 96%, और थोड़ा सा हिस्सा तमिलनाडु में भी है। खारे जल की झील है। ठीक है, ये भी चिल्का की तरह। लोनार झील जो है ये ज्वालामुखी के द्वारा ही निर्मित है। ठीक है, ज्वालामुखी के द्वारा कैसे झील बनते हैं, ये मान लेते हैं आपका पहाड़ है ना। अब यहाँ पे जैसे ज्वालामुखी निकला तो ये क्या करता है, यहाँ से ऐसे फट जाता है। तो ये जो इलाका हो गया, यहाँ पे एक छोटा सा जो गहरा गड्ढा बन गया ऐसा शेप में, तो इसमें जब बारिश का पानी जमा हो के जमा हो जाता है तो ये झील का निर्माण करता है। ठीक है, तो उससे ज्वालामुखी झील बहुत सारे ऐसे होते हैं झील होते हैं, तो उसमें लोनार झील इंडिया में जो ज्वालामुखी
ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है। रेणुका झील है, ये भी ताजे पानी की झील है और ये हिमाचल प्रदेश में है। शास्त्रम कुट्टा जो है ये केरल में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है। अष्टमुडी है, अष्ट 8, मुडी मतलब शाखा। ठीक है। तो 8 ब्रांचेज हैं इसके। ये लगून झील है, ये भी अष्टमुडी, और इसकी 8 शाखाएं हैं। ठीक है। कहाँ है? केरल में है। और क्या कहते हैं, रामसर समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित की गई इसको। चलो ठीक है। भीमताल झील जो है ये उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित। ताल जहां आ जाएगा ना आपको, वहां पे आपको ध्यान देना है, वो 80 to 90% चांस है कि वो उत्तराखंड का होगा। अगर उत्तराखंड का नहीं होगा तो हिमाचल या फिर यूपी का होगा। ठीक है। लेकिन अधिकतर ताल जो है उत्तराखंड के हैं। और ताल जो भी होंगे वो मीठे जल के झील होंगे। ठीक है। भीमताल के बीच में एक छोटा सा द्वीप भी है। वेम्बनाड है, केरल के तट पे खाने पानी की लगून है। केरल वाले जितने हैं अधिकतर लगून है, ये याद रखना। ठीक है। विलिंगडन द्वीप भी इसी पे है। और NH-47 जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो इसी द्वीप के द्वारा होके जाता है। और राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता आप देखते होंगे कि अक्सर टीवी पे और भी कई किताबों में कई वीडियोज आते होंगे, एक साथ में बहुत सारे लोग बैठ के वो कैकिंग करते रहते हैं, है ना। बहुत सारा लंबा सा नाव होगा और उसमें रेस लगती है। तो ये जो प्रतियोगिता होती है ये इन्हीं इलाकों में ज़्यादा होती है। वेम्बनाड भी उनमें से एक है। चेम्बरकम झील ये चेन्नई के तमिलनाडु से 25 किलोमीटर दक्षिण में है। और इसी झील में अडियार नदी उद्गमित होती है, एक नदी निकलती है इससे। ठीक है। पंचभद्र झील राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित खारे पानी की झील है। ठीक है। राजस्थान में पंचभद्र। चोलनूम झील, ठीक है, ये सिक्किम में है। ये आपको इसलिए याद रखना है कि सिक्किम के उत्तरी भाग में और 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है। तिस्ता नदी का उद्गम भी यहीं से। तो ये आपको इस चीज को याद रखना है। अब कुछ मानव निर्मित झीलें हैं भारत में, कुछ उनको इम्पोर्टेंट जो है उनको देख लेते हैं। सबको देखना तो संभव नहीं है। ठीक है। आपका टास्क रहेगा कि मानव निर्मित जो और भी झीलें हैं और बाकी जो झीलें हैं वो भी आप खुद से करेंगे। ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर तो ये उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जनपद में रिहंद नदी पे। ठीक है। रिहंद जो है सोन की सहायक नदी है। रिहंद डैम के बारे में आप जानते होंगे। तो ये क्या कहते हैं आपका यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों के बॉर्डर पे है, बल्कि झारखंड भी वहां पे है। तो 3-4 राज्य उस जिले के आसपास में लगते हैं। बिहार भी ज्यादा दूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जलाशय, ठीक है, ये तमिलनाडु में। कावेरी नदी पे निर्मित मेट्टूर बांध के साथ बनी झील है। ये चीजें आपको याद रखनी है। मैंने चुन चुन के आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है उसको लाया है। ठीक है। बाकी आपको और बहुत सारी होंगी जो करनी होगी। ये लिस्ट एंडलेस है। किसी भी दिन कोई भी एक छोटी सी झील, आपके घर के बगल की कोई झील होगी, किसी भी वजह से कारण में न्यूज में आएगी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी या कोई भी एग्जाम जो है पूछ देगा। लेकिन जो उसमें से पूछने लायक है वो सारे आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पेरियार झील ये केरल के पेरियार नदी पे है। ठीक है। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश के भाखड़ा मंगल बांध के साथ में। ठीक है। अब जो ये तीनों हैं ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राणा प्रताप, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये तीनों के तीनों एक ही नदी पे हैं और वो नदी का नाम है चंबल नदी। ठीक है। इसमें से राणा प्रताप कहाँ के थे? राजस्थान के थे। ठीक है। ये राजस्थान में है। जवाहर याद रखना है, जवाहर सागर जो है राजस्थान में है और गांधी जी को मध्य प्रदेश में। ठीक है। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। चंबल नदी पे ही निर्मित तीनों के तीनों। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि चंबल नदी पे कौन सी झील है जो राजस्थान में है या कौन सी झील है जो मध्य प्रदेश में। तो राणा और जवाहर जो है कहाँ है? वो राजस्थान में है, जबकि गांधी जी कहाँ है? मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। कहाँ है नागार्जुन सागर? कृष्णा नदी पे है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे अवस्थित है।
अब आपको राज्यवार भारत की जो झीलें हैं वो आपको बता दी गई हैं, ठीक है, राज्य के हिसाब से जो जो भारत की झीलें हैं। तो लद्दाख की जो झीलें हैं, ठीक है, पेंगोंग सो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये भारत और तिब्बत दोनों में पाया जाता है। 2/3 हिस्सा इसका चाइना में है, 1/3 हिस्सा हमारे पास में है। सो मोरोरी, सो कार, न्याक सो, यरब सो, और भी छोटी छोटी कई झीलें होंगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि सो जो है, पैंगोंग सो और सो मोरारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो इसकी वजह से आपके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो जहाँ सो नाम आ, TSO, ठीक है, जहाँ सो नाम आ जाए, तो ये हिंदी में कई बार उसको ट्रांसलेट करने में सो भी लिख देंगे, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो लद्दाख में होगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के जो झील हैं कुछ, तो नाग नाम वाले झील जो हैं वो जम्मू कश्मीर में होंगे, या बल नाम वाले जो झील होंगे, नाग या बल, तो ये जगह का भी नाम होगा बल लगा हुआ, तो वो कश्मीर में ही होगा, गंडेर बल जैसे वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये कश्मीर में ही है। उलर झील, ठीक है, बेरी नाग, गाडसर, अनंतनाग, अनंतनाग उनका टाउन भी है, और क्या कहते हैं, आतंकवाद की घटनाओं के लिए बहुत कुख्यात भी रहा है। शेषनाग, कौशलनाग, नागिन, गंगाबल, मानसबल, मानसबल लेक है गंडरबल के, मतलब ये बल आप देख रहे हैं, गंगाबल, मानसबल और गंडेरबल, तो ये सब जो नाम है ये वहीं आते हैं, ठीक है। उत्तराखंड की झीलें, उत्तराखंड के झील की क्या खासियत है, ताल नाम होगा, ठीक है, ताल नाम वाली झील कहाँ होगी, उत्तराखंड में, लेकिन सिर्फ उत्तराखंड में होगी, ये नहीं होगा। जिसे सो है तो वो लद्दाख में ही होगा, नाग है तो वो, बल है तो वो जम्मू कश्मीर में ही होगा, लेकिन ताल वाले सिर्फ उत्तराखंड में नहीं होंगे, ठीक है। नैनीताल आप जानते हैं, हर कोई जानता है, डोडी ताल, भीम ताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, देव ताल, खुरपा ताल, राकस ताल, माला ताल, ये सारे जो हैं उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश की झीलें तो वो है भिड़गू, मच्छयाल, रेणुका, सूरज ताल, चंद्र ताल, तो देखो सूरज और चंद्र ताल जो है वो कहाँ है, हिमाचल में, ठीक है। एक और सूर्य ताल भी है, वो भी हिमाचल में, और एक लामा ताल है, वो भी हिमाचल में, ठीक है। उसके अलावा पराशर, चादर नौन, तो 4 ताल जो है, सूरज, चंद्र, सूर्य, लामा, ये कहाँ हो गए, हिमाचल में, और बाकी जो अधिकतर ताल है उत्तराखंड में, कुछ यूपी में भी आएंगे। कर्नाटक की झीलें बेलांदूर झील है, ठीक है। केरल की झीलें बेम्बनाड, अष्टमुडी हम पहले देख चुके हैं, मानचीरा और पराबूर, ठीक है, सास्तमकोट्टा ये भी है। सिक्किम की झील सोंगमा झील आपको दिख रही है, एक पहले आपको जो सबसे ऊंची झील है वो बताई जा चुकी है। मणिपुर की झीलें लोकटक, ठीक है। उड़ीसा की चिल्का आप देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश की कोलोरी और पुलिकट दोनों देख चुके हैं आप। तेलंगाना की हुसैन सागर, उस्मान सागर, सरुण सागर, सरुण नगर, सागर नहीं सरुण नगर, हिमायत सागर, नागार्जुन सागर, तो सागर वाले ज़्यादा जो नाम है वो तेलंगाना के हैं, ठीक है। और तमिलनाडु की एक कोडाईकनाल घूमने की जगह है, बड़ी सुंदर जगह है, और काली वैली, ठीक है, काली वैली भी तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में लोनार है, पवई है, बिहार झील है, तुलसी झील, ठीक है। हरियाणा में सूरज कुंड का मेला लगता है, सूरज कुंड आप जानते हैं, कर्ण झील, तिलियार झील, टिक्कर झील, बडखल झील, ठीक है। तो ये सारे जो झीलें हैं ये हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश की जो झीलें हैं वो आपको याद रखनी है, बड़ी ताल, नाचन ताल, चीका झील, फुलहर झील, गोमत झील, कठौता झील, ठीक है। उसके बाद अब हम कर्नाटक पे जाएंगे। कर्नाटक का पंपा सरोवर, उक्कल, उलसुल, कावेरी भीमेश्वर, अय्याकेरी झील, ठीक है। चंडीगढ़ का सुखना लेक जो है बहुत फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, प्रश्न में बहुत पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है सुखना लेक के बारे में। राजस्थान की झील में राजसमंद, जयसमंद, समंद वाले जो आ रहे हैं वो राजस्थान के आएंगे, ठीक है, याद रखना है। तो ये समंद नाम पे आपको ध्यान देना है। नक्की, सांभर, फतह सागर, लोनकरसर, डिडवाना, पिछौला, आना सागर, कुचामन, ढेवर और पुष्कर तो हर कोई जानता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका झीलों के बारे में। अब हम जलप्रपात के बारे में बात करेंगे।
ठीक है। जलप्रपात जो है ये मतलब इसकी ऊंचाई जो ये बहुत डायनेमिक चीज़ें हैं, ठीक है। झीलें तो ये है तो है, वो है तो हो, वो बड़ी है तो वो बड़ी है, वो छोटी है तो छोटी है। जलप्रपात में क्या होता है, इसके लिए वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस जो है, विश्व जलप्रपात डेटाबेस, उसको जिम्मेदारी मिलेगी एक निर्धारित करेगा कौन सा जलप्रपात ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना बड़ा है, ठीक है। नहीं तो फिर हर देश बोलेगा मेरा वाला जो है सबसे ऊंचा है। जलप्रपात में दिक्कत क्या है, वो कितने लेयर में गिर रहा है, कहां से उसकी मुख्य फॉल मानी जानी चाहिए, तो कहां वो किस चरण तक उसका माना चाहिए कि हाँ यहां तक अभी तक इसका फॉल हो रहा है। कभी पानी ज्यादा होगी तो उसका फॉल कहीं और से दिख रहा होगा, कभी पानी कम होगी तो उसका फॉल कहीं और दिख रहा होगा, तो उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो ये डिस्प्यूटेड टॉपिक होता है, उसके लिए वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस को जिम्मेदारी दी गई है। तो वो अपने हिसाब से निर्धारित करता रहता है कि कौन सा क्या कहते हैं जलप्रपात बड़ा है और कौन सा जो जलप्रपात है वो छोटा है। जैसे कि आप लोग रट के रखे होंगे कि कुंचिकल जो है भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, नहीं, मतलब हाँ भी और नहीं। हाँ इसलिए क्योंकि वंस अपॉन अ टाइम, आज से 4-5 साल पहले वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस ने उसको बताया था, माना था कि उसकी ऊंचाई 455 मीटर के आसपास है और उसको भारत का सबसे ऊंचा मान लिया था। लेकिन वो जब दोबारा उनकी टीम रिव्यू करने आई, उन्होंने बोला इतना तो नहीं है, ये 200, 250, 300 कुछ भी है, एकदम एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाएंगे हम, न बताएंगे समय के साथ में, लेकिन ये 450 कम से कम नहीं है। तो किसी भी हिसाब से भारत का ये हाईएस्ट नहीं है। तो कुंचिकल एक बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीपीसीएस में कि भारत का ऊंचा सबसे ऊंचा कौन है, तो कुंचिकल उस समय था, उस समय न्यूज में आया था, उस समय उसको प्रमाणित किया गया था। आज नहीं है, तो आज आपको जानना है कि कुंचिकल नहीं है, ठीक है। कौन सबसे ऊंचा है वह भी देखेंगे, कौन सबसे बड़ा है वह भी देखेंगे। जोग और गरसोप्पा ये सबसे बड़ा है, बड़ा मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, इसमें ज्यादा पानी आता है, ठीक है। सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे बड़ा है। ये किस नदी पे है, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। और किस नदी पे है, शरावती। शरावती आपको याद रखना है यहाँ। और एक सारामती आपको मैंने पहले ही दिन बताया था, ये क्या है, ये नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सारामती, और ये शरावती है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। शिव समुद्रम कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। गोकाक कहाँ है, कर्नाटक में ही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है, गोकाक घाट प्रवाह पे, ठीक है। दूध सागर बहुत ही ज्यादा सफेद है, लगता है जैसे दूध का झरना बह रहा हो, इसीलिए इसको दूध सागर इसका नाम दिया गया है, और ये रियली में दिखता है ऐसा, ठीक है। ये गोवा कर्नाटक के बॉर्डर, तो गोवा में मांडवी नदी है उस पे है, ठीक है। पाइकारा ये तमिलनाडु में है, ठीक है, और ये पाइकारा नदी पे ही है। हुंड्रू जो है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये झारखंड में है और सुवर्ण रेखा नदी पे है, ठीक है। सुवर्ण रेखा वो नदी है जो बायोलॉजिकली डेड माना जाता है, जिसमें नाम मात्र के आपके क्या कहते हैं मछलियां और जो पानी के जीव होते हैं वो है, ठीक। बायोलॉजिकली डेड रिवर में से सुवर्ण रेखा को और दामोदर को गिना जाता है। चित्रकूट, चित्रकूट जो है छत्तीसगढ़ में है और इंद्रावती नदी पे है, ठीक है। वसुंधरा, वसुंधरा उत्तराखंड में है और अलकनंदा नदी पे, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलते हैं तो गंगा बनती है, आपको पता है। धुआंधार, धुआंधार जबलपुर में है और ये नर्मदा नदी पे है, ठीक है। डुडुमा जो है, डुडुमा ओडिशा में है और ये मुचकुंड रिवर, मुचकुंड डैम भी बहुत फेमस है, इसलिए आपको डुडुमा याद रखना है, पूछ देगा। खंडधार जो है ये भी उड़ीसा में ही और ये कोरा पानी पे है, ठीक है। नाला लोड, ठीक है, जिसको बूढ़ा घाघ भी बोला जाता है, और ये बूढ़ा नदी पे है और ये बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ, और इसका नाम लोड है, ठीक है। लोड, लोड बोलो या बूढ़ा घाघ बोलो, ये बूढ़ा नदी पे है रांची में, ठीक है। कोर्टालम, कोर्टालम तमिलनाडु में है और ये लेक कोर्टालम से निकलता है, ठीक है। अय्यानार, अय्यानार भी तमिलनाडु में है। मेनमुत्तु, मेनमुत्तु भी केरल, मेनमुत्तु केरल में है, ठीक है। अब वंतावुंग की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, वंतावुंग की। ये मिजोरम का सबसे ऊंचा है, वनवा रिवर पे, ठीक है। मिजोरम का सबसे ऊंचा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंचा नहीं है। तीरथगढ़ ये उड़ीसा में है, कांगेर पे, ठीक है। उसके पहले आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। नोहा कालिकाई,
ठीक है। नोह का लिकाई, नोह किसी का नाम है, लिकाई मतलब फॉल, मतलब नोह का गिरना, ठीक है। तो नोह नाम की एक महिला हुआ करती थी मेघालय में। वो क्या कहते हैं, उसकी एक प्यारी सी बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। और उसके फिर क्या कहते हैं, ये हस्बैंड की डेथ हो गई। और वो जो बच्ची है उसको पालना पोसना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसको काम करने जाना होता था, वो बच्चे को कब तक छोड़ के जाती। तो एक आदमी ने इंटरेस्ट दिखाया, उसने बोला कि हम बच्चों को केयर करेंगे, आप मतलब ठीक है, हम मतलब उसने देखा कि ये बच्चे को भी केयर कर लेगा और इससे शादी भी कर लेते हैं। तो उसने फाइनली कर ली, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो आदमी जो है समय के साथ में चिढ़ने लग गया इससे, बच्चे से। तो वो क्या हुआ, एक दिन ये जब आती है तो उसने पूछा मेरी बेटी कहाँ है, तो बोला कोई बात नहीं, तुम पहले खाना खा लो, फिर हम तुमको तुम्हारी बेटी को मतलब हम देखेंगे उसको, ठीक है। उसने खाना खा लिया, उसने कुछ मतलब मीट बनाया हुआ था, उसने खा लिया। खाने के बाद में वो पान खाती थी, जब पान खाने के लिए गई तो वहाँ उसने देखा कि बच्चे की उंगली है कटी हुई। फिर उसको रियलाइज हुआ कि मतलब इस आदमी ने क्या किया है, उसको काट के मुझे खिला दिया। फिर वो समझ सकते हो किस लेवल पे पागलपन चढ़ा होगा उसके दिमाग में, इमेजिन नहीं किया जा सकता है। उसके हाथ में कोई कुल्हाड़ी उल्हाड़ी थी, उसको भांजते वांजते किसी तरीके से वो दौड़ते दौड़ते कूद के फिर ये जो मेघालय आपको दिख रहा है, मेघालय का ये जो नोह का लिकाई है, नोह का लिकाई, वहां से वो जाके कूद गई, कूद के डेथ हो गई उसकी। तो उसी डेथ की वजह से, मतलब वो जो कूदी है उसी वजह से उसका नाम पड़ा है नोह का लिकाई, ठीक है। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आज के डेट में। कल को फिर वो आएंगे वर्ल्ड वाटरफॉल डेटाबेस वाले, बोलेंगे भाई हम तो इसको ऊंचा मानते हैं, तो उसको मानना पड़ेगा। आज के डेट में वो भारत का सबसे ऊंचा नोह का लिकाई है, ठीक है। कुंचिकल जो है ये पहले हुआ करता था, वराही नदी पे था, और पूर्व का सबसे ऊंचा मान सकते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा बरकाना है जो कर्नाटक में है और सीता नदी पे, ठीक है। थलैयार है जो तमिलनाडु में है, और मंजलार पर है जो वैगई नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है, ठीक है। केम्प्टी उत्तराखंड में घूमने की बहुत अच्छी जगह है, आप जाओगे तो बहुत मजा आएगा। लोग मसूरी जब घूमने जाते हैं, अगर उनके पास समय होता है तो वो कैंपटी में जाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से 20-25-30 किलोमीटर दूरी होगी कुछ कैंपटी की वहाँ से, और कम भी हो सकती है। तो अंग्रेजों ने इसका नाम कैंप टी रखा था, ठीक है। वहाँ कैंप करते थे, चाय वाय पीते थे, तो इसलिए कैंप टी, ठीक है। इरूपू कर्नाटक में है, लक्ष्मण तीर्थ नदी पे। अब ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं प्रमुख नगर सिंचाई परियोजना। तो जो इंडिया के 5-7 इंपॉर्टेंट नगर सिंचाई परियोजना है वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो आप देख रहे हैं, ये सतलज रिवर से, सतलज और ब्यास जहाँ पे जाके मिलती है, ठीक है। तो वहाँ पे हरिके बराज है, ठीक है। आप जाओगे वहाँ एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं बर्ड सेंचुरी भी है, अच्छी जगह है। कभी रास्ते में अगर आप आ रहे हो उधर से तो जाते हुए देख सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, गुजरते हुए देख लोगे आप, ठीक है। मैंने भी वैसे गुजरते हुए आधा 1 घंटे 2 घंटे रुक के देखा था उसको। तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन के द्वारा नदी को एक मतलब नहर निकाला गया है जो इंदिरा गांधी कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो ये पंजाब से गंगानगर में आती है, गंगानगर से होते हुए ये बीकानेर में जाती है, बीकानेर से होते हुए जैसलमेर में जाती है, और जैसलमेर से बाड़मेर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको ये सिंचित करती है, ठीक है। बाड़मेर तक नहर नहीं जाती है, नहर जो है यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है, जैसलमेर के पास में। लेकिन इसका जो सिंचाई का पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा एक जो कैचमेंट एरिया इसको बोल सकते हैं, ठीक है, वो यहाँ तक भी जाता है, फ्लो जो है पानी का पहुँचाया जाता है यहाँ से। मुख्य मतलब थोड़ा सा सिंचाई का इलाका ये भी है। अदरवाइज मुख्यतः जो है इंदिरा गांधी कैनाल यहाँ पे 20 नदी और यहाँ पे ब्यास नदी और सतलज नदी मिली हरिके बराज पे। यहाँ से सतलज नदी आगे बढ़ गई और यहाँ से इधर इसको आ गया पंजाब होते हुए। आपको याद रखना है कहाँ कहाँ है ये, तो
पंजाब होते हुए सबसे पहले ये गंगानगर में आई। इस नदी के, इस नहर के आने के बाद से वहाँ पे चावल की खेती और अन्य तरह के वैसे क्रॉप्स जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। गंगानगर आज के डेट में जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो रेगिस्तान है, वो प्रॉपर आपको पंजाब वाली फीलिंग आएगी वहाँ पे। तो गंगानगर, उसके बाद में क्या कहते हैं बीकानेर है, बीकानेर के बाद में जैसलमेर और बाड़मेर को इंक्लूड इस वजह से कर सकते हैं, नहर वहां तक नहीं गई है। ठीक है, ये विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है और नींव इसकी 30 मार्च 1958 को ही पड़ गई थी। उस समय के गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में है। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा इसके द्वारा मिल जाती है। कहाँ पे मिल रही है? सतलुज और ब्यास के संगम पे, हरिके बराज के। ठीक है, सरहिंद नहर जो है ये पंजाब के रोपर से सतलुज नदी के बाएं किनारे से चलती है। ये जो इंदिरा गांधी कैनाल आप देख रहे हैं, तो ये देख रहे होंगे कि सामने पाकिस्तान भी है ना, ये पूरा पाकिस्तान है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इंडिया का मैप आपको दिख रहा है जाता हुआ, और ये पाकिस्तान है। तो जब ये पाकिस्तान है तो ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो सिर्फ सिंचाई नहीं है, सिंचाई तो ये कर ही रहा है, इसका डिफेंस में बहुत बड़ा रोल है। अब सामने से पाकिस्तान किसी दिन अटैक करने के लिए आएगा, ये जब इसको कैनाल दिखेगा, इंदिरा गांधी कैनाल दिखेगा, हम क्या करेंगे? इन केस अगर वो किसी जगह से अटैक करते हैं, अटैक ऐसे होता है कि कुछ जगह से वो करते हैं, कुछ जगह से हम घुसते हैं। हम कहाँ से घुस सकते हैं, वो कहाँ से घुस सकते हैं, हमें उनको रोकना है, और हम जहाँ से घुस सकते हैं हमें घुसना है। तो ये कैनाल बना हुआ है। ठीक है, हम जब जहाँ से हमें डिफेंस करना है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपने क्या कहते हैं, जितने रोड हैं और जो भी आवागमन के साधन है उसको तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं कि आप आ ही नहीं पाओगे, आपको आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो जो समय होगा उसको हम दूसरी जगह भुना लेंगे और हम आपके किसी बड़े शहर में घुस जाएंगे, या जो भी हमारा प्लान होगा वहाँ हम घुस जाएंगे। ठीक है, तो ये घुसने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास पूरा एक लाइन है इंदिरा गांधी कैनाल का। ठीक है, हम सारे रोड तोड़ चुके होंगे, सब कुछ तोड़ चुके होंगे, आप घुसोगे, कैनाल है, उसको पार करने में आपको टाइम लगेगा। वहाँ हमारे डिफेंसेस प्रॉपर तरीके से बने होंगे, हम वहाँ डिफेंस लेके आप पे अटैक कर सकते हैं, आपको घुसने नहीं देंगे। आप सीढ़ी लगाओगे या जो भी बांध बनाने की कोशिश करोगे, जब तक बनाओगे आपके लिए टफ होगा, हम आपको बहुत समय तक रोक सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफेंस का काम करता है। ठीक है, पश्चिमी यमुना नगर, यह नहर का निर्माण तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, उसी समय का किया हुआ ये यमुना नदी के किनारे, दाहिनी किनारे पर ताजीवाला हरियाणा से निकाली गई है। ठीक है, हरियाणा से जाती है यमुना नदी, वहाँ पे ताजीवाला जगह है, और वहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम में निकाला था, इसलिए आपको याद रखना उसको काफ़ी डेवलप किया गया है। ऐसा नहीं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो बनाया था वैसा ही है। उत्तरी गंगानगर, यह नहर को हरिद्वार के समीप गंगा नदी से निकाला गया है। ठीक है, प्रवाह बहुत ही उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपका सब हर तरह का क्षेत्र आता है, तो ऊंचाई नीचाई झेलते हुए ये यूपी के बहुत जिलों को सिंचित करता है। ये ऊपरी हो गया और ये निचला हो गया। निचला है जो बुलंदशहर के नरौरा से गंगा नदी से निकलती है। ठीक है, कासगंज के समीप ऊपरी गंगा नहर में मिल जाती है। ठीक है, ऊपरी गंगानगर में कहाँ पे मिल जाती है? कासगंज के पास में। बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर आदि क्षेत्रों में सिंचाई। शारदा नहर, ये उत्तराखंड के नैनीताल बनवासा के निकट शारदा नदी से निकाला गया है। ठीक है, इस नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिलों की सिंचाई की जाती है। इसी नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र की भी स्थापना की गई। ठीक है, ये कैनाल्स का इन जनरल मैप है। अब वाटरवेज जो है इंडिया के, वो आपको दिखा दिए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ब्लू ब्लू लाइन बनी हुई है, और भी अलग अलग लाइन बनी हुई है, रेड लाइन बनी हुई है। तो इसमें है जो आइडेंटिफाइड है, जो डिक्लेयर्ड है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी है। तो एक आपको हिस्सा दिख रहा है केरला के पास में, दूसरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये बकिंगम कैनाल है, इसको बोलते हैं, आंध्रा से तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, और उसके बाद में गंगा नदी वाला तो आपको दिख ही रहा है वाटरवे, और ब्रह्मपुत्रा कैनाल आपको मुख्यतः दिख रहा है। ठीक है, अब इसको हम अलग से देखेंगे इसके माध्यम से।
ठीक है। तो इसमें आपको मैं इतना 17 जो है इसको आपको रीड आउट कर जाना है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आप इसको रीड कर जाना। लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो मतलब इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कवर कर दूंगा, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर, ठीक है। ये कौन सा है हमारा नेशनल वाटरवे 1। कई एग्जाम में कई बार पूछा जाता रहा है, पूछा जाता रहेगा। क्या है ये, कहाँ से स्टार्ट होता है, इलाहाबाद से, और खत्म कहाँ होता है, हल्दिया, ठीक है। और गंगा, भागीरथी, हुगली, इन नदियों पे है ये। तो इसके अंदर में क्या क्या आ जाता है, यूपी आ जाएगा, इलाहाबाद आ गया तो बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, झारखंड से गंगा गुजरती है, उसके बाद वेस्ट बंगाल तो आएगा ही। ये 1620 किलोमीटर लंबा है, तो इंडिया का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है, ठीक है। और ये डॉल्फिन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सादिया धुबरी जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे है, सादिया से स्टार्ट होता है और ये धुबरी तक, ठीक है, धुबरी जहाँ से फिर बंगाल में बांग्लादेश चला जाता है, वहाँ तक जाता है, ठीक है। ये कहाँ है, असम में है, 891 किलोमीटर है। कोल्लम कोझिकोड वाला जो है वो केरला में है और ये 365 किलोमीटर है, ठीक है। ये वाला आपको जानना जरूरी है, काकीनाडा टू पुडुचेरी बकिंघम कैनाल, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी इन राज्यों में है, ठीक है। और ये 1095 है। ये जब से फुल्ली ऑपरेशनल हो जाता है तो ये पूरा क्या कहते हैं, इंडिया का दूसरा सबसे लंबा वाटर कैनाल हो जाएगा, नेशनल वाटरवे हो जाएगा। उसके अलावा नेशनल वाटरवे 5 ये भी आपको जानना जरूरी है, ये तालचर में है, मतलब ये 3-4 नदियों पे है, मैप अभी देखेंगे दोबारा हम। ये ब्राह्मणी रिवर पे भी है, उसका छोटा छोटा नदी है खरसुआ और तांतीगाई, उस नदी पर भी है, और भी जो छोटे छोटे नदी है। उसके अलावा ये घेनकोलाई चरबतिया से भी है, और एक तीसरा है हरबतिया धर्मा, ठीक है। ये महानदी डेल्टा वाले इलाके में भी है। तो जब तक आप मैप नहीं देखेंगे, ये वाला उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में आता है, 623 किलोमीटर है, काफ़ी बड़ा कैनाल है ये भी, चौथा बड़ा कैनाल हो जाएगा, इसलिए आपको मैप देखना जरूरी है इस वाले इलाके का। ये देख लो आपको, ये ब्राह्मणी नदी है, ये महानदी है, ये ब्राह्मणी है, ठीक है। तो एक लाइन ये हो गया इसका, दूसरा लाइन ये हो गया और तीसरा लाइन ये हो गया। तो बंगाल से इधर से आ गया इस लाइन से, एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन, तो इन तीनों लाइन को मिला के ये बन रहा है, ठीक है। अब आपका जो 1-2 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक होगा वो हम किसी और क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको दिया जाता है कि सूची को सुमेलित कीजिए, ठीक है, कि कौन सही है। झील, साला झील क्या अरुणाचल प्रदेश, मतलब कहाँ है, मैच करना है आपको। बड़खल अभी हमने पढ़ा कि ये हरियाणा में है, ठीक है। लोकटक के बारे में कई बार पढ़ा जा चुका है, ये मणिपुर में है, ठीक है। कलिवेली को हमने अभी देखा कि वो तमिलनाडु में था, ठीक है। तो ये 3 मिल गए, साला हम नहीं जानते थे, कोई बात नहीं, अरुणाचल प्रदेश से हो गया। ऐसे 1-2 नाम वो उठा के दे देगा जो आप नहीं जानते होंगे, वो हर बार कुछ ऐसा नाम ले आएगा। ये UPPCS 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो 3 आपने मिला लिया तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। तो B का 2 और C का 3 और D का 4, तो 1 आंसर क्लियर है ये। उसके बाद भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। अभी हमने देखा था कि ये चित्रकूट जलप्रपात है, इसको नियाग्रा जलप्रपात बोलते हैं। ये MPPCS 2010 का क्वेश्चन है। तो आज का सेशन हमारा इतना ही रहेगा, और कल से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उसको शुरू किया जाए, और उसके बाद में उसमें मैप के थ्रू आपको सारी चीज़ें करवा दी जाए, ताकि फिर आपको परेशानी ना हो, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी बड़ी टीम लेके आए हैं। अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हो तो हमारा हौसला आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही बढ़ेगा। हमें लगेगा कि हम आपके लिए जो ला रहे हैं वो प्रोडक्टिव है, और हमारा उत्साह बढ़ेगा, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से ला पाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।